अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट पाइथन कोर्स गाइस। आज हम एक्चुअली 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा जो बेसिक मोटिव रहेगा कि हम 4 बेसिक पिलर्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिनकी बेस पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, उन 4 पिलर्स को थ्योरेटिकली स्टडी करें, क्योंकि प्रैक्टिकली मूव करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट या ओवरव्यू होना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले किस तरह से प्रोग्राम होता था और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से हमारे कोड में या हमारे प्रोग्राम में हेल्प आउट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नाइन्थ टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम कंसेप्ट्स को देखते हैं। हम लोग एक्चुअली बेसिकली 4 पिलर्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है एंड इनकैप्सुलेशन है। इन 4 पिलर्स को हम डिटेल में थ्योरेटिकली इस वीडियो में कवर करेंगे। सर, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ लेते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आप अपने कोड को कितना इजी, रीयूजेबल और कितना मेंटेबिलिटी आपके जो कोड की वो बढ़ जाएगी। सो OOP was introduced to overcome flaws in the procedural approach to the programming, such as a lack of reusability and maintainability. These are the 2 basic problems in the procedural programming languages. Fundamental idea behind the object-oriented programming language is to be combined into a single unit board data and the functions that operate on a data. ठीक है, Such unit is called object. Object क्या होता है आगे जाके देखते हैं। Problem is divided into the number of entities called object. यानी कि हमने क्या किया, everything is object in this world. अगर आप देखें, आपके पास बॉटल है, एक ह्यूमन है, इवन आपके पास अगर अकाउंट्स हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो रियल टाइम अगर हम जिस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि प्रोग्रामिंग भी उसी तरह से हम हैंडल करें। हमने क्या किया, फिर हमने अपने प्रॉब्लम को नंबर ऑफ एंटिटीज में डिवाइड किया, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब जब भी हम कोई प्रोग्राम पे काम करते हैं तो हमारा बेसिक मोटिव होता है कि हम उसमें अपने ऑब्जेक्ट्स को पहले हाईलाइट करें कि हमने एक्चुअली उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम क्या कर, देन बिल्ड द डेटा एंड फंक्शंस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स। डेफिनेटली अगर हमें ऑब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट का हम फंक्शन लिख लेंगे और उस फंक्शन में हमारे पास उसके वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके मेथड्स हो सकते हैं, और ठीक है, या आपके पास उस तरह की हम एक ब्लूप्रिंट क्लास बना लेंगे। आगे जाके देखते हैं यार, इसको अभी थोड़ा इजी रखें, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। इट टाइज द डाटा मोर क्लोजली टू द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन इट एंड protects it from the accidental modification from the outside of the function. Data of an object can be accessed only by the function associated with the object. अब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी अब फैन है, फैन की प्रॉपर्टी है कि वो घूमता है, ठीक है। अब वो उसका मेथड है, ठीक है, तो वो उसी से रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फ़ैन का घूमना आप किसी ह्यूमन प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर इंसान घूमता है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ लॉजिकल थिंग। इसी तरह से मैं एक छोटी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से बिल्कुल हट के बात कर रहे हैं, ठीक। कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डन थ्रू द फंक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कस्टमर और आपके अकाउंट की। अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आपका एक अकाउंट बैंक में है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। आप अपने अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बीइंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज अकाउंट। यू आर अ कस्टमर एंड योर अकाउंट इज अ ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसकी कुछ खसूसियात हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। एम्फेसिस ऑन डाटा रेदर देन द प्रोसीजर। प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू द एंटिटीज नॉन एंड ऑब्जेक्ट्स। पहले हमने क्या किया था, प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम बेस करेगा तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करेगा, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे आर कैरेक्टराइज ऑब्जेक्ट्स। यानी डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा डिजाइन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पर ही किया जाता है। फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन अ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट का डाटा है या जो हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली, जब तक हम उसको नहीं चाहेंगे वो एक्सटर्नली उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन विद ईच अदर थ्रू द फंक्शंस
न्यू डाटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। जब हमें ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली हम न्यू डाटा और न्यू फंक्शंस इजीली ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास बॉटम अप डिज़ाइन जो है या बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसका सब बड़ा बेनिफिट क्या है? देखिए, हम लोग जब प्रोग्राम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जब कोई भी चेंज करना है तो हमें टॉप से अगर कोई चेंज मिलता है तो वो बॉटम एंड तक हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बॉटम अप्रोच रिवर्स अप्रोच है। इसमें ये हमारे पास होता है कि हमारे पास चूँकि ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो हमें अपने पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोअर लेवल टास्क आर फर्स्ट कैरीड आउट एंड देन इंटीग्रेटेड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द सिंगल प्रोग्राम। हम लोग पहले अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनके मॉड्यूल्स बनाते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेट करके एक हाई लेवल प्रोग्राम बनाते हैं। लो लेवल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम आर इन्वॉल्व फास्ट देन हायर लेवल स्ट्रक्चर आर क्रिएटेड। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम के ऊपर आप उसका कंसेप्ट बना रहे हैं या उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आप काम कर रहे होते हैं लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम होता है, उसकी कैसे कम्युनिकेशन होगी ऑब्जेक्ट्स की, ये सारा डिक्लेयर होता है। देन यू ट्राई टू इंटीग्रेट दीज मॉड्यूल्स एंड फाइनली हमें एक जो है वो अच्छा प्रोग्राम मिल जाता है। इट प्रमोट कोड रीयूजिबिलिटी, रीयूज, हम अपने प्रोग्राम को रीयूज कर सकते हैं। इट मे अलाउ द यूनिट टेस्टिंग। इन 4 पिलर्स को समझ लें। अगर आपने ऊप को समझना है, यहाँ पर हम इन 4 पिलर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई भी पिलर ये लग रहा है कि कोई फर्स्ट पिलर है, सेकंड पिलर है, इनकी कोई ऑर्डरिंग नहीं है। कोई भी पिलर हम कहीं भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप। ऊप में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद क्लास क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, डाटा एनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग किसे कहते हैं और मैसेज पासिंग का क्या बेनिफिट्स हैं। ये 8 मेजर जो है वो ऊप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 पिलर्स हैं। उन 4 पिलर्स को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है डेफिनेटली। और 4 पिलर्स के साथ साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लास में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग में लाइफ को इजी कर देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास क्या है। देखिए, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। एक क्लास किसी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लूप्रिंट क्या है, ये यूज़र डिफाइंड क्लास का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर आप अपने यहाँ पर आप 2 जो है वो पर्सन्स देख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों पर्सन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ डाटा मेंबर या कुछ मेथड जो हैं वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे कि नेम जॉन, अली 35, सिटी दिल्ली एंड द अदर नेम एज एंड सिटी, और हर पर्सन के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे। हम लोग एक क्लास बनाते हैं पर्सन के नाम से। हर पर्सन की कोई ना कोई यूनिक आईडी होगी, उसका नाम होगा, एज होगा, सिटी होगी, जेंडर हो गए। और मेथड्स क्या हो सकते हैं, एक पर्सन क्या क्या कर सकता है, खा सकता है, पढ़ सकता है, सो सकता है और प्ले कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, उसके मेथड्स हो गए। एक ब्लूप्रिंट हमने बना लिया। अब ब्लूप्रिंट क्लास जो है वो जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो हम उस ब्लूप्रिंट डाटा टाइप के थ्रू बना लेंगे। तो क्या होगा कि हमें क्लास एक दफ़ा डिफाइन करनी है और उस क्लास से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट हैं वो उस क्लास डाटा टाइप के थ्रू इजीली बन जाएंगे। हमें बार बार इनके नेम, एज, सिटी वेरिएबल्स को बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें नहीं बताना, ये कोड को बार बार नहीं लिखना कि हम लोग जो है वो नेम ले रहे हैं, एज ले रहे हैं या उसके मेथड्स ले रहे हैं, तो हमें एक दफ़ा ही कोड लिखना है, नंबर 1। नंबर 2, एक क्लास की इंडिविजुअली कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे जाके पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में और इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट में, ठीक है। अभी के लिए आपने ये रखना है कि क्लास आपका यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है, ये एक ब्लूप्रिंट होता है। और ये एक ब्लूप्रिंट में हम लोग अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं वो किसी क्लास में डिफाइन करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देने हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर शॉपिंग के लिए जाएं
कुछ तो ऑटोमेट सिस्टम्स होते हैं ना, तो ऑटोमेट सिस्टम्स नहीं मैं बात कर रहा, मैं यहाँ पर जो लोग हाथ से लिखते होते थे उनकी एक रसीद बनी होती थी, तो वो रसीद का एक फॉर्मेट बना होता है, तो वो फॉर्मेट आप समझ लो कि फिक्स फॉर्मेट जो है वो आपकी क्लास है, और जितने ऑब्जेक्ट आते हैं उसमें से वो उसके हिसाब से वो वहाँ पर उसको चेक कर लेते थे कि किसने क्या ख़रीदा क्या नहीं, तो वो उसकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। यानी कि अगर आप में ये ऑब्जेक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। Objects are the basic runtime entity of an object-oriented programming. They may represent a person, a place, or any item that the program must handle. यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको प्रोग्राम हैंडल कर सकता है वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। When a program is executed, the objects interact by sending the message to another. जब हमारे पास एक प्रोग्राम क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, ये जहन में रखना है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द कस्टमर एंड अकाउंट, हम इसकी एग्जांपल पहले देख चुके हैं। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स डाटा, कोड और मैनिपुलेट द डाटा। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। क्लास आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एंड इट्स अ बिहेव्स लाइक अ बिल्ट इन डाटा टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपके पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे आपके पास डिक्शनरी है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं। क्लास हमारी क्या है, एक यूज़र डिफाइंड। ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ कोड एंड डाटा विच कैन बी मेड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अब आपने एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप रख लिया कि इस क्लास में यूज़र का नेम आ सकता है, उसकी ईमेल आ सकती है और वो खाना खा सकता है या खेल सकता है। ये चार चीज़ें हमने रख ली, तो जब ऑब्जेक्ट आएगा तो हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन, उसकी जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है उसके थ्रू जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हैंडल करें। ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल ऑफ अ क्लास। डेफिनेटली अगर क्लास एक डाटा टाइप है तो ऑब्जेक्ट्स उसके क्या हैं, वेरिएबल। वंस अ क्लास हैज़ बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मैंने बताया कि आपको हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर दफ़ा ऑब्जेक्ट की डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो आपने एक दफ़ा क्लास बना ली, उससे जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। आगे हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। सो जितना मैं यहाँ पर डिलीवर कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सो काइंडली आप उसको जो है काउंट डाउन करते रहें। अ क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। याद रखिएगा कि एक क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकती है जो कि सिमिलर टाइप्स के हों। हम कोई ऐसी क्लास नहीं बना रहे कि जिसमें पूरी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, नहीं। हम ऑब्जेक्ट्स को जितना आगे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं लो लेवल पे हम करते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आगे खेलना इजी रहे। आगे बात करते हैं जी इनकैप्सुलेशन। अब एक क्लास बन गई, ऑब्जेक्ट बन गया, अब उसके ऊपर हम करते हैं इनकैप्सुलेशन। क्लास हमें हेल्प करती है इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन वर्ड का मतलब है कि चीज़ों को कैप्सूल के अंदर बंद कर देना, वो बाहर नहीं निकल सकती जब तक हम ना चाहें, ठीक है। तो वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर इनकैप्सुलेटेड within the class. Encapsulation is the first pillar of a principle of object-oriented programming. In simple word, encapsulation is the process of binding data members. Data members क्या हो सकते हैं, variable properties और member functions हो सकते हैं, into the single unit. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसके फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बॉटल है, उसका कैप हो सकता है, उसका जो है वो एक कितनी वो पानी अपने अंदर रख सकता है, उसके अंदर उसकी लिमिट हो सकती है। तो ये वेरिएबल्स हैं। और हर बॉटल के कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, लाइक किसी का जो ढक्कन है वो घुमा के खुलता है और किसी का पुश करते हैं खोल देते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी पॉसिबल। अ क्लास इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। क्लास एक ऑब्जेक्ट का ही ब्लूप्रिंट है, तो डाटा मेंबर और आपके पास फंक्शंस जो हैं या मेथड जो हैं वो एक क्लास में एक ऑब्जेक्ट के एक रिलेटेड ही आएंगे, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे, इनकैप्सुलेट हो जाएंगे। हम उन मेथड्स को आउट ऑफ द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इज अ, ठीक है जी। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, तो लेट्स से कि आप मेडिसिन ख़रीदने जा रहे हैं, वहाँ पर एक केमिस्ट बैठा हुआ है और वो आपको मेडिसिन डेडिकेट कर रहा है, दे रहा है। यहाँ पर केमिस्ट के पास ही एक्सेस है कि वो आपको मेडिसिन दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर और कोई पर्सन आपको, अगर केमिस्ट, चूँकि हमने कहा कि केमिस्ट जो है वो एक क्या है, रिलेटेड पर्सन है टू द ऑब्जेक्ट
वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो इट मीन्स दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ टेकिंग अ मेडिसिन दैट इज़ नॉट इंटेंडेड टू फॉर यू। अगर आप किसी बंदे को कहेंगे जनाब मैंने मेडिसिन दे दो, ठीक है, तो आपको सिर्फ पैनाडॉल की गोलियां उठा के दे रहा है, तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री है इट्स एक्सपर्ट एंड नाउ विच मेडिसिन इज सूटेबल फॉर यू, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको देगा। ठीक है, अब देखें अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो मेडिसिन और जो केमिस्ट है वो हमारे पास एक ही क्लास है। ठीक है, और चूँकि क्लास हमारे पास क्या है, मेडिकल स्टोर है। ठीक है, तो मेडिकल स्टोर के अंदर केमिस्ट है वो आपका फार्मूला पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन दे देगा। यू आर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ पीस ऑफ कोड, आप डायरेक्ट मेडिसिन नहीं उठा सकते। ठीक है, यू डोंट हैव एन आइडिया कि कौन सा मेडिसिन में कौन सा फार्मूला होगा, कितना उसका जो है वो मेथड होगा, किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। ये इनकैप्सुलेशन की एक डायग्राम में बेस्टली बताया गया है कि ये एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ पब्लिक इंस्टेंस और पब्लिक मेथड्स होते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं, आउटसाइड द कोड होते हैं, और क्लास के अंदर अपना प्राइवेट इंस्टेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और प्राइवेट मेथड्स भी होते हैं जो कि सिर्फ प्राइवेटली विद इन द क्लास उनका स्कोप होता है। Through the encapsulation, data is not accessible to the outside of the world, and only those functions which are wrapped in the class can access it. So encapsulation solve the problem at the implementation level. A class can specify how accessible to of each of its member, property, method, or to its code outside the, वो क्लास खुद स्पेसिफाई करती है कि हम उसको अवेलेबल कर रहे हैं या नहीं आउटसाइड ऑफ द क्लास, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइडिंग द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लास विच इज नॉट बीन नीडेड टू एक्सपोज आउटसाइड ऑफ द क्लास and exposing only the necessary things of the class. Here the hidden part of a class acts like the encapsulation and exposed part of a class is abstraction. Abstraction क्या है, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड कर देना, अलहदा कर देना। ठीक है, हम लोग एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन विद इंक्लूडिंग more detail or explanation. Data abstraction is a programming and a technique that relies on the separation of interface and implementation. कोड जो है हमारा उसमें हम लोग इसकी एग्जांपल लेता हूँ, जो आपके पास पाइथन के जितने भी बिल्ट इन क्लासेस हैं उन जैसे प्रिंट एक क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, हर डाटा टाइप की अपनी क्लास है, तो आप क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो आपका बन जाता है। लेकिन आपको वो काम कैसे कर रहा है, बैकएंड पे किस तरह से काम हो रहा है, डाटा टाइप किस तरह से ले रहा है, आप इनपुट कैसे दे रहे हैं, आउटपुट कैसे ले रहे हैं, यू आर नॉट कंसर्न विद दैट टाइप ऑफ डाटा। सो हम उसको क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं, वही इंटरफेस दे रहे हैं जो आपको चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आप कीबोर्ड पे अगर आप की F दबाते हो तो आपका कंप्यूटर के ऊपर F लिख दिया जाता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली ये इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि आप अगर E दबाते हो तो E में से जो है वो करंट की इम्पल्सेस आपके सिस्टम से या करंट का जो 0-1 फॉर्म है डाटा वो आपका जाता है प्रोसेसिंग में, प्रोसेसर किस तरह से उसको समझता है, ये सारा जानना ज़रूरी नहीं है। आपको रिजल्ट मिल गया, दैट्स इट, दैट्स इज एब्स्ट्रैक्शन। अनदर एग्जांपल दैट इज़ अ रिमोट कंट्रोल ऑफ योर टीवी। आप टीवी के ऊपर बटन प्रेस करते हैं प्लस वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। अब कैसे इंक्रीज़ होता है, आपके रिमोट में से कैसे जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन जो आपके पास थ्रो होती है और आपका वो सेंसर किस तरह से उसको एक्सेस करता है, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। आगे हम जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि अगर आपने एक क्लास से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट जो कि एक स्पेसिफिकली क्लास रिलेट कर रहा है और वो किसी दूसरी क्लास के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, देयर इज़ अ सिंगल ऑप्शन दैट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि इनहेरिट करना, कुछ पेरेंट्स से चाइल्ड में कुछ प्रॉपर्टीज़ आना। अब पेरेंट से चाइल्ड का हरगिज़ मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड की ही बात होगी।
यहाँ पर वो सारे ऑब्जेक्ट्स, जो एक ऑब्जेक्ट है कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, तो उसका फादर चिल्ड्रन जैसी कुछ जो है वो कंसेप्ट हो सकता है। अब कहते हैं ना वो बाप जो बाप होता है और बाप की जो मेथड्स या वेरिएबल्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, कुछ सेम हो सकती हैं। यहाँ पर हम लोग देखें, हम लोग ये कह रहे हैं कि क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ फादर में आई, जैसे उनके अगर आइज़ का कलर ब्लू है या उनके हेयर्स जो हैं वो जल्दी वाइट हो रहे हैं या उनको डीएनए इशू है, ठीक है, तो या फिर उनकी जो नोज़ है वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है या उनकी आइज़ वैसी है या वो खाना एक तरीके से खाते हैं या उनका वॉइस बिल्कुल एक जैसा है एग्जैक्टली, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन डन। एक फादर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में आ जाती हैं, कुछ नहीं भी आती, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, इनहेरिटेंस। यहाँ पर हम देख लेते हैं, व्हीकल एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है। व्हीकल एक जनरल क्लास है। व्हीकल के अंदर अब दो सब क्लासेस हैं, कार और ट्रक। कार और ट्रक क्या है, उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि इनहेरिट कर रही हैं विद व्हीकल। इसका फ़ायदा क्या है, देखें व्हीकल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो कॉमन है ना, कि उसके 4 टायर्स होंगे, ठीक है जी, और उसके अंदर एक स्टीयरिंग हो सकता है अगर वो ऑटोमेट नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो व्हीकल की होगी। अब जब हम कार में आए तो कार की और ट्रक की प्रॉपर्टीज़ हो गई डिफरेंट। कुछ प्रॉपर्टीज़ वो अपने पेरेंट्स से ले लेगा और कुछ वो क्लास अपने अंदर खुद डिफ़ाइन कर लेगा। इसका मतलब है कि हमें फिर इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर कोई चीज़ कॉमन है तो वो हमें बार बार उसके लिए कोड लिखना, उसको हैंडल करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद कार के अंदर इलेक्ट्रिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं और कुछ पेट्रोल हो सकता है, आगे पेट्रोल से आगे भी कुछ चीज़ें रिलेट कर सकती हैं। दिस इज़ इनहेरिटेंस। सो इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू एंड ओल्ड क्लासेस कॉल्ड इनहेरिटेंस। ऐसी दो क्लासेस जो एक पेरेंट क्लास है उसकी कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में हम जो है वो लेके आना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए दोबारा कोड नहीं लिखना, बस उसको इनहेरिट कर लेना है और हम उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी चाइल्ड में यूज़ कर सकते हैं। द ओल्ड क्लास इज कॉल्ड अ बेस क्लास, जिसे पेरेंट क्लास कहते हैं, एंड व्हाइल अ न्यू क्लास इज नोन एज ड्राइव्ड क्लास, जिसे हम सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। द इनहेरिटेंस इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक एग्जांपल है, वही बाप और माँ से एक बेटे में कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आप लोग देख सकते हैं बाप में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, मदर में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, और जैक जो है वो बेटा है इन दोनों का, तो डेफिनेटली जैक के अंदर टाल और फिर 2 प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी फादर से ले रहा है और एक प्रॉपर्टी अपनी मदर से ले रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जैक के लिए क्लास जब बनाएंगे चाइल्ड के लिए, तो उसके फादर और मदर की क्लास के साथ उसको इनहेरिट कर लेंगे। हमें बार बार टाल की प्रॉपर्टीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वेरिएबल उसके लिए अलॉट ऑफ फंक्शंस, अलॉट ऑफ थिंग्स हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर। इन इफेक्टिव यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ टाइम इन योर प्रोग्रामिंग एंड रिड्यूस द एरर, ठीक है, which is turn will increase the quality of work and productivity. In a different types of inheritance, single inheritance, hierarchical, multi-level, multiple inheritance, 4 तरह की inheritance के concepts हैं जिनको हम आगे practically देखेंगे। Polymorphism, ठीक है जी। Polymorphism एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ability to take more than one form। एक नेम से 2 फंक्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो हमें पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट देता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, ये वाला। अब ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 2 जगह पे, एक में हम लोग जमा कर रहे हैं और एक में 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। अब एक ही ऑपरेटर 2 तरह से क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, यही तो पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होना। ऑपरेटर लगता प्लस हमें ऐसे जैसे नंबर्स को प्लस करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एक और काम भी कर रहा है जो कि स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है।
This is known as operator overloading. Overloading और overriding या overloading concepts जो हैं वो आगे देखेंगे, because same operators may behave different on different instance. यानी कि एक ही behavior या एक method या एक function या एक operator जो है वो different जगह पे different need के accordingly different तरीके से behave कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर सेम वे फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड। यहाँ पर फंक्शंस की भी कुछ इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर हम दो फंक्शंस बना रहे हैं। एक सम फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर के थ्रू सम हो रहा है और जिसमें 3 पैरामीटर्स के थ्रू सम हो रहा है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, अगर मैं सम के अंदर 2 वेरिएबल लिख दूंगा तो वो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किए होंगे। अगर मैं 3 पास करूंगा तो 3 के लिए जो मैंने कोड लिखा होगा वो चल जाएगा। तो मतलब ये है कि फंक्शन के नेम सेम है लेकिन वो एक्ट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 पिलर्स जो हमने पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर कुछ डायनामिक बाइंडिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाइंडिंग मीन्स लिंक बिटवीन द प्रोसीजर कॉल एंड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। It is a process of linking of function call to be actual code of the function at a runtime. रन टाइम पर जो आपके पास बाइंडिंग है उसको डायनामिक बाइंडिंग हम कह रहे हैं। दैट इज अ डायनामिक बाइंडिंग। द एक्चुअल कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इज नॉन टू द कंपाइलर अंटिल रन टाइम। कंपाइलर को इसके बारे में उस वक्त तक कुछ नहीं पता जब तक कि वो इसको रन टाइम पे रन करके नहीं हम देखते। इट इज नॉन एज अ लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। Compiler comes to know a runtime that which function sum will be called either 2 arguments or 3 arguments. Polymorphism के इसी कंसेप्ट को दोबारा देखते हैं। जब हमने सम के 2 फंक्शंस लिख लिए, हमने 3 पैरामीटर दिए तो ये एक अलग फंक्शन, ये दोनों ये सेम फंक्शन नहीं है, ये दोनों अलग से फंक्शंस हैं। यहाँ पर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और इन दोनों को हम सम कर रहे हैं। अच्छा चलिए हम तीनों को सम ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 नंबर्स को सम कर रहे हैं, 3 को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा अब यहाँ पर जब मैं 2 पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो डायनेमिक बाइंडिंग होगी, यानी कि जब आपका कंपाइलर सम पे आएगा उसके बाद वो चेक करेगा कि पैरामीटर कितने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर 3 होंगे तो वो अलग ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, नहीं तो वो ये वाला करेगा। तो ये डायनेमिक बाइंडिंग। मैसेज पासिंग बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैसेज पासिंग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय पासिंग मैसेजेस सेम एज पीपल पासिंग मैसेजेस विद ईच अदर। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह आपके पास ओवरव्यू कंसेप्ट है। ऑब्जेक्ट कैन सेंड और रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम। मैसेज पासिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसमें यह है कि ऑब्जेक्ट्स के और डिफाइन ऑब्जेक्ट है और उसका बिहेवियर है। ये हम सारा आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कम्युनिकेट होता है। कंसेप्ट ऑफ द मैसेज पासिंग मेक्स इट ईजियर टू टॉक अबाउट द बिल्डिंग सिस्टम दैट इज डायरेक्टली मॉडल और सिमुलेट द काउंटर पार्ट्स। यहाँ पर 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट, फैकल्टी और मैनेजमेंट। तो ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ सूप: यूज़र कैन क्रिएट अ न्यू डाटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बाय मेकिंग क्लासेस। कोड कैन बी रीयूज बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था ना कि जब अगर आपके पास एक पेरेंट की प्रॉपर्टी है कि उनके 4 साल के बाद बाल वाइट हो रहे हैं, तो चाइल्ड की भी अगर वही प्रॉपर्टी आ रही है तो उन दोनों के लिए अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इनहेरिटेंस के थ्रू वो वाला मेथड या फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस कर लें पेरेंट्स से। डाटा कैन बी हाइडिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वर्ड बाय यूजिंग द इनकैप्सुलेशन। ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। सो सेम फंक्शंस और ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड for multitasking. Object-oriented programming can easily upgrade from simple system to large system.
ठीक है। हम अपनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इसके थ्रू बहुत जल्दी हैंडल करें, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक ऑब्जेक्ट के ऊपर खेल रहे हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़, एक ऑब्जेक्ट के लिए क्लासेस बना रहे हैं, तो उनकी आपस में जो इंट्रैक्शन है या बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है वो हमें हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कर देती है, और ईजी कर देती है। मैसेज पासिंग टेक्निक मेक्स कम्युनिकेशन ईजी, डेफिनेटली। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ईजिली मैनेज्ड, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लेस और लो, सिंपल टू इम्प्लीमेंट। एरिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ऊप, कहाँ कंसेप्ट यूज होता है? रियल टाइम सिस्टम्स में, सिमुलेशन, मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया, एक्सपर्ट एक्सआई में, आपके पास एक्सपर्ट सिस्टम्स में, न्यूरल नेटवर्क्स में, आपके पास पैरेलल प्रोग्रामिंग में, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स में, ऑफिस ऑटोमेट सिस्टम में। सादा वर्ड में बोलूँ कि जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो भी बड़ा बड़ा सिस्टम है, इवन आपके पास छोटे छोटे बिजनेसेस भी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और रीयूजिबिलिटी, सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए और रीयूजिबिलिटी हर प्रोग्रामर को चाहिए। वो नहीं चाहता कि जनाब एक ही चीज़ वो 3 दिन लगा के लिखे और टॉप टू बॉटम अप्रोच को वो यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम का सत्यानाश करे, ठीक है। सो एवरीवन वांट टू सेव देयर टाइम एंड एवरीवन वांट्स सिक्योरिटी। बीइंग अ प्रोग्रामर वी नीड लेस टाइम and definitely we want maximum output, so object oriented programming will help to do that. Thank you so much guys. यहाँ पर हमने बेसिकली 4 पिलर्स को सिर्फ ऊपर से स्टडी किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इसके एक एक पिलर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को मैं इसके कॉन्सेप्ट्स इस तरह से क्लियर करवाऊँगा कि एवरीथिंग शुड बी क्लियर। अगर आप इसको एक दफ़ा सुन लेते हैं, सिर्फ सुनने, ठीक है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू गो फॉर एज अ प्रोग्रामर। थैंक यू सो मच टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।